हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के एक और पेपर के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि है 2016 थर्ड शिफ्ट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी उत्पाद है। ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है और बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांस मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होगा। हम अगर देखें कि अगर हम मान लें कि ए जो था ये टोटल था 100, तो इसमें जस्ता कितना होगा, सॉरी पहले लोहा और ये हो गया जस्ता, तो इसमें लोहा होगा 40 और जस्ता होगा 60। अब हमें ए और बी को 1:4 के अनुपात में मिलाना है, तो अगर ए 100 है तो बी कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। ठीक है, अगर बी 400 है तो इसमें 35% लोहा है, तो बी का 400 का 35% कितना हो जाएगा, 400 गुणे 35/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 35 गुणे 4 हो जाएगा 140। ओके, अगला इसमें 40% दस्ता है, तो 400 का 40% हो जाएगा 160। और इसमें एक और धातु है, वो है कांस। ये कितना है, 25% है, तो 400 का 25% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हम अब दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 220 और ये कांस इसमें रहेगा 100। अब ये टोटल कितना हो गया, दोनों को मिलाने पर 500 हो गया है। अब इसमें लोहा कितना है, 180 है, तो 500 का 500 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 180/500 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा 36%। अब अगर चाहें तो हम एक ही ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि देखें तो एक ही में सिर्फ 36% है, यही सही हो जाएगा। अब चाहें तो आप ये जस्ता का भी प्रतिशत निकाल लेंगे, ये 44% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, मशीन M1 और मशीन M2 स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद ए या उत्पाद बी का उत्पादन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ये मशीन M1 है और ये है M2। ये स्वतंत्र रूप से या तो ए का या बी का, चाहे जिसका उत्पाद कर सकते हैं। उत्पाद ए और उत्पाद बी की एक नग के उत्पादन के लिए मशीन M1 और M2 को लगने वाले समय मिनटों में जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। अब ये जो M1 है, इसको उत्पाद P बनाने में, सॉरी यहाँ ए बी नहीं होगा, ये P है, P और Q होगा। यहाँ क्वेश्चन में गलती है, ये होगा P, ये होगा Q, यहाँ भी होगा P और ये होगा Q। M1 को P बनाने में 10 मिनट लगता है और M2 को P बनाने में 8 मिनट लगता है और M1 को Q बनाने में 6 मिनट और M2 को भी 6 मिनट लगते हैं। जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है, यानी कि यह दोनों मशीनें एक दिन में 8 घंटा काम कर रही हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दिन में अधिकतम कितने नगों का उत्पादन कर सकती हैं। अब अगर हमें अधिकतम उत्पादन करना है तो जो प्रोडक्ट जल्दी बनता है उसको हम बनवाएंगे इनसे। तो ये जो 6 वाला है ये जल्दी बन जा रहा है। ठीक है, अब अगर दोनों यही क्यों ही बनाए तो टोटल एक दिन में कितने मिनट ये लोग काम करेंगे, एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं और इस 8 घंटे में कितने मिनट होंगे, 8 गुणे 60 मिनट होंगे। और अगर हम M1 की बात करें तो M1 ये क्यों बनाएगा, तो इसको एक बनाने में 6 मिनट लगता है, तो 8 गुणे 60 मिनट में ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा, बटे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। और अगर ये M1 है, अगर M2 की बात करें, M2 के पास भी सेम टाइम है और एक प्रोडक्ट बनाने में इसको भी 6 मिनट ही लगते हैं, ये हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। यानी M1 और M2 दोनों ने 80-80 बनाए, तो टोटल कितना हो गया, 160, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P के 30 नग और Q के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितने मशीनी घंटे लगेंगे। अब हमें P का 30 नग बनाना है। अब P सबसे जल्दी कौन बना ले जा रहा है, P जो जल्दी बना रहा है वो M2 बना रहा है। ठीक है,
अब पी को हम किससे बनवाएंगे, M2 M1 से क्यों नहीं बनवाएंगे, क्योंकि M1 ज़्यादा टाइम ले रहा है और हमें बताना है कम से कम कितने घंटे लग सकते हैं। तो पी का 30 नग बनाने में, एक को बनाने में इसको 8 मिनट लग रहे हैं, तो 30 बनाने में इसको कितने मिनट लगेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणे 30, 8 3 24, 240 मिनट। उसके बाद क्यू के 25 नग, क्यू का 25 नग चाहे M1 से बनवा लें या M2 से, दोनों का टाइम सेम है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 25 गुणे 6 यानी कि 150 मिनट। और दोनों को हम जोड़ लें, ये हो जाएगा 0 9 3, 390 मिनट लग रहा है। अब 390 मिनट में कितना घंटा होगा, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 घंटा 30 मिनट। क्यों, क्योंकि 6 घंटे में कितना मिनट होता है, 36, 360, बाकी 90 मिनट बचा हमारे पास। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कंपनी को उत्पाद P 40 नग चाहिए तो Q के एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नग उत्पादित किए जा सकते हैं। P का इसको 40 नग चाहिए, ठीक है, तो हम P को किससे बनवा रहे हैं, बनवाएंगे M1 से बनवाएंगे P को। अब P को M1 बनाने में कितना टाइम लगेगा, M1 को P बनाने में कितना टाइम लगेगा, इसका 40 नग बनाना है, तो ये हो जाएगा 40 गुणे, एक बनाने में 10 मिनट लग रहा है, तो हो जाएगा 10 गुणे 40 इक्वल टू 400 मिनट। अब M1 ने 400 मिनट लगा दिया इसको P को बनाने में, ये M1 है, ठीक है। अब ये एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें 8 घंटा काम कर रहे हैं और 8 घंटे में कितने मिनट होंगे, 8 छक 48, 480 मिनट ये काम कर रहे हैं। अब M1 ने 480 मिनट लगा दिए P को बनाने में, अब बाकी टाइम हमसे क्या बनवाएंगे Q, बाकी कितना टाइम 80 मिनट बचा है हमारे पास। अब 80 मिनट में ये Q का कितना उत्पादन करेगा, 80 बटे 6 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा लगभग, ये लगभग आ जाएगा 13 के आसपास, 13 छक 78 होता है, तो 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब बात करें, ये M1 काम कर रहा था, अब M2 की बात करें, ठीक है। अब M1 से हमने P को बनवा लिया ये 40, अब M2 टोटल क्या बनाएगा, Q बनाएगा, और M2 के पास कितना मिनट है काम करने के लिए, 480 मिनट है, और एक Q बनाने में इसको 6 मिनट लग रहे हैं, टोटल ये कितना बनाएगा, 6 48 यानी 80 बनाएगा, 80 Q को ये उत्पाद करेगा। तो टोटल कितनी की हो गई, इधर 13 था इधर 80 था, ये लगभग 93 आ गया, ये 93 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इसी को मानेंगे 93, यही सही है, क्योंकि कोई और ऑप्शन इसके पास भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। 1 सेकेंड हमें दशमलव बताना है इसका, तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर 1 सेकेंड और नीचे 1 मिनट। अब 1 मिनट में सबको पता है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया 1/60। 1/60 को हम दशमलव में बदलेंगे तो ये आ जाएगा लगभग ये 0.166। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसको 1 लिखें, इसको 60, ठीक है। यहाँ पे आप ये डिवाइड हो नहीं सकता, आप पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ाइए, अभी भी नहीं हो रहा है, 1 0 और लगा लीजिए, अब ये हो गया 100, 60 एकम 60, ये 0 40। अब यहाँ पे देखिए कि 0.01 किस में, एक ही ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7 9 11 13 और 15 से विभाज्य है। कोई संख्या अगर इन सब से विभाज्य है, मतलब कि उसके एलसीएम का इसका एलसीएम होगा या उसी का मल्टीपल होगा कोई, तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 7 9 11 13 और 15, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें एक ही चीज कॉमन दिख रही है, वो है 3, सॉरी ये क्रॉस, एक ही चीज कॉमन दिख रही है, वो है 3। 3 से अगर हम इसको करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं,
अगर 3 से इसको करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 13 ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अब यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 21 तियाँ 63, 63 गुणे 11 गुणे 65। 63 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तियाँ 35 और 11 छक्के 66 और 3 69, हमारे पास हो गया 693 इंटू 65। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तियाँ 15, 15 45 46, 4 कैरी, 5 30 और 4 34, 6 3 18 और 6 9 54, 1 55 और 6 6 36 और 5 41। ये हो गया 5 8 6 14, 5 4 9 1 10, 3 1 4 1 5, ये हो गया 45 0 45। अब हमें सबसे ये होगी 5 अंक की एक संख्या है। अब इसी का मल्टीपल होना चाहिए जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी बताने के लिए ये तो अभी सबसे बड़ी दिख नहीं रही है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 चौक 8 1 9 0 0 9, यानी 9 0 0 9 0। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसमें अगर और मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये 6 अंक की हो जाएगी, हमें बताना था 5 अंक की। अगला क्वेश्चन है, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो। पहले इसकी कीमत थी 3 रुपया 60 पैसा, अब इसमें मिलाया गया 4 रुपया 20 पैसे वाले का। अब इसको मिलाने पर इसको बेच कितने पे रहा है, 4 रुपये 40 पैसे में, और इसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। अगर इसका 4 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है 10% के लाभ पे, तो इसका क्रय मूल्य रहा होगा इससे 10% कम, मतलब कि हो जाएगा 100/110। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 11 चौक 44, ये आ गया हमारे पास 4 रुपये। मतलब इसका क्रय मूल्य जब ये दोनों को मिलाया था तो ये था कितना, 4 रुपये, यानी कि 4.00। अब इसको इससे माइनस कर देंगे डेरिवेशन मेथड से, ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 40, यानी ये किस अनुपात में थे, 1 और 2 के अनुपात में थे। अगर ये जो 4 रुपये 20 पैसे वाला 8 किलोग्राम है, यानी 2 की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 है, और ये 3 रुपया 60 पैसे वाला हमारे पास कितना है, ये 1 ही है, यानी ये 4 किलोग्राम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 305 रुपये की राशि 4 5 7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। ये कह रहे हैं एक थैला जिसमें 305 रुपये हैं, जो सिक्कों का अनुपात है, जिसमें एक में 25 पैसे का सिक्का भी है, 10 का भी और 50 का, इनका अनुपात 4 5 7 का है। हमें इनकी सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, अगर हम मान लें कि 25 पैसा जो ये था 25 पैसा वाला, ये था 4x, ये था 5x और ये था 7x। तो 4x सिक्का है और एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 25 पैसा, तो इसमें कितना रुपया बनेगा, ये बनेगा 4x गुणे 25/100 बनेगा। ठीक है, दूसरा अगर 10 पैसे का सिक्का है तो इसमें कितना रुपया बनेगा, 10/100 रुपया बनेगा। और तीसरा अगर 50 पैसे का सिक्का है तो इसमें कितना रुपया बनेगा, 50/100। और ये हमारा टोटल कितने के बराबर है, 305 के। ये हो जाएगा 25/100 1/4 के बराबर, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x। ये हो जाएगा 1/5, सॉरी 1/10, ये हो जाएगा x/2। क्यों, क्योंकि ये हो गया 1/10 और 5 को 10 से कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा। और ये हो जाएगा 0 से 0 गया, हो जाएगा 7x/2। ठीक है, और ये हमारा बराबर है 305 के। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x + x + 7x = 305 गुणे 2। ये नीचे का 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 7 2 9 1 10 x बराबर हो जाएगा 5 2 10 1 2 3 6 7
सॉरी 2 3 6, यहाँ से आ गई x की वैल्यू 61। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 61 है तो ये जो 25 पैसे वाला सिक्का था ये 4x था, यानी ये हो जाएगा 61 गुणे 4, यानी कि 4 1 4, 4 6 24। ये ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। आप चाहे तो ये 5x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 6x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। ये लिखा हुआ है 8 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 12 प्लस 3 बटे 12 गुणे 3 प्लस 81 बटे 9। हाँ, बस इसी की वैल्यू में बतानी है। ये हो जाएगा 9 8 72 प्लस 12 3 36 और 3 39 बटे 12 3 36 प्लस 9 9 81। ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 9 2 11 7 3 10 1 11, 36 और 9 हो जाएगा 45। अब 111 बटे 45, अब आप चाहें तो 111 को 45 से डिवाइड करें, बट इससे इजी वे ये हो सकता है कि इसमें नीचे ऊपर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 222 बटे 90। अब डायरेक्टली 222 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 42, 9 चौक 36। अब ये 2.4 के आसपास आ रहा है। 2.4 कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी में है, यही सही हो जाएगा। अब चाहे तो 45 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 250 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे। वे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है उन्होंने प्रत्येक टिकट 75 रुपये का भुगतान किया, और जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया। अगर कुल एकत्रित राशि 1,50,300 रुपये है तो उन लोगों की संख्या का पता करें जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। अगर हम ये माने कि जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी वो कितना रुपया दे रहे थे, 75 रुपया दे रहे थे। जिनकी उम्र 25 साल से कम थी वो कितना रुपया दे रहे थे, 25 रुपया दे रहे थे। अगर माने कि जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी वो उनकी संख्या थी x, तो 25 साल से कम वालों की संख्या, जिनकी उम्र 25 साल से कम रही होगी, उनकी संख्या कितनी रही होगी, 2500 माइनस x, क्योंकि टोटल कितने लोग थे, 2500 ही थे। अब ये जो 25 साल से ऊपर वाले ये कितना दे रहे हैं, 75 रुपया दे रहे हैं, और 25 साल से कम वाले कितना दे रहे हैं, 25 रुपया दे रहे हैं। और टोटल कितना रुपया इनको कमाई हो रही है, 1,50,000 की। हम इक्वेशन बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x गुणे 75 प्लस 2500 माइनस x गुणे 25 इक्वल टू 1,50,300। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 75x, इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 625 00 माइनस 25x इक्वल टू 1,50,300। ये हो जाएगा घट के 50x, और 1,50,000 से 300 को 1,50,300 से हम 62,500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये है 1,50,300। इससे हमको माइनस करना है 62,500। ये हो गया हमारे पास 0 0 8 9 सॉरी 9 नहीं 8, क्योंकि ये ऑलरेडी 9 था, 9 में से ये 10 था, और सॉरी ये होगा 7, ये 9 था, 9 में से 2 गया 7, ये कितना बचा है 14, 14 में से 6 गया 8। यहाँ पे जो बचा हमारे पास वो बचा है 8 7 8 00। ये है 50x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी x की वैल्यू हो जाएगी 8 7 8 00 बट्टे 50। ये 0 से 0 कट गया। अब इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 1 5 1 5 37 37 5 7 35। इसके बाद आ गया 2 28 5 25। अब देखें कि 1 7 5 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम सर्वभाजक 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। उनमें से एक संख्या 25 है, तो अन्य संख्या ज्ञात करें। हमें पता है LCM इंटू HCF बराबर होता है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। हमें यहाँ पे LCM दिया हुआ है 150, HCF भी दिया हुआ है 4, पहला नंबर दिया हुआ है 25, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। ये इसको 150 से 25 को काट देंगे, 25 से 150 को काटेंगे हो जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 6 गुणे 4 इक्वल टू N2, यानी हो गया 24 बराबर N2। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि A इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू R, R मतलब रियल नंबर, और जो x है ये ग्रेटर देन है 4 के। ये कहें कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये रियल नंबर है और किससे बड़ी है, 4 से बड़ी है, मतलब कि 5, 6, 7 डैश 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 है। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि जो x है ये x इक्वल टू b इक्वल टू है x सच दैट, ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, बट ये जो है 5 से छोटा है x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 से छोटी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4, 3, 2 डैश 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 होगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में से इस साइन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन और इस साइन को कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब यूनियन आएगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ये कॉमन बताता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर हम देखें कि a ये है हमारा a और ये है b, ठीक है। अगर a की वैल्यू क्या आ गई, 5, 6, 7 आ गई, और b की वैल्यू 4, 3, 2। अगर हम देखें a इंटरसेक्शन b में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ सेट की बात करें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक नल सेट है, मतलब कि कुछ भी नहीं इसके अंदर है। बट अगर हम ऑप्शन में देखें तो किसमें ऐसा है कि जिसमें x की वैल्यू नल कुछ भी नहीं हो सकती। ये जितने इंट्रोल हैं ये ओपन इंट्रोल है। ओपन इंट्रोल का मतलब होता है कि ना हम इस अंक को लेंगे ना इस अंक को लेंगे। ये जो वैल्यू होगी ये 3 है, यानी कि 4 से शुरू होगी। यहाँ पे 6 है तो इसकी वैल्यू 7 से शुरू होगी। ऐसे देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से शुरू हो रही, यानी 5 से शुरू होगी। और यहाँ क्या है, यहाँ 5 से कम होगी। ये ऑप्शन यहीं पे था हमारे पास कि x की वैल्यू यहाँ 5 से बड़ी होगी और यहाँ पे क्या होगी, 4 से छोटी होगी, और इन दोनों के कॉमन यही दिख रहा था। यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रही है। ये 12% वार्षिक था, तो त्रैमासिक कितना हो जाएगा, त्रैमासिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/4 इक्वल टू 3%। क्यों, क्योंकि एक साल में 4 बार त्रैमासिक आता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3% लोग। हमें 6 महीने के लिए बताना है, तो 6 महीने में ये त्रैमासिक वाला 3 महीने में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। हमें पूरी ब्याज बतानी है, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 3% है इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा 103/100 गुणे 103/100। ये 100 से 100, ये 10,000 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 103 गुणे 103। किस ऑप्शन में ये मैच कर सकता है, 3 गुणे 3 9, इकाई का अंक इसका 9 होगा, इसमें एक ही ऑप्शन में 9 है, ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला। एलिस को कितना मिला, 1/3 हमने माना, 1/3, और बॉब को लाभ का 1/4 मिला। 1/4 बोले तो 1/4, और चार्ली को शेष मिला। हम मान लें कि जो चार्ली था इसको शेष, यानी अब कितना बचा, 1/3 इसको मिल चुका है, 1/4 इसको मिल चुका है, यानी कितना मिल चुका है, 1/3 प्लस 1/4 करेंगे फिर हो जाएगा 7/12, यानी 7/12 मिल चुका है। बचा कितना है, 5/12। अब ये जो 5/12 है इस किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है, क्योंकि चार्ली को जो है इतना ही रुपए मिला है। अब इसका अगर हम इन तीनों का रेशियो देखें कि इनको किस रेशियो में पैसे मिले हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3/5। क्यों, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 3 5 बचेगा। अब यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी है, 5000 है। 5 की वैल्यू हमारे पास है 5000। हमें बताना कितना है, किसका, एलिस का। एलिस का 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 2028 का कैलेंडर फिर डैश साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक कैलेंडर है उसको फ्यूचर में हमें यूज़ करना है, और अगर वो लीप वर्ष है, ये देखो ये 28 है लास्ट में इसके, ये 28 है, इसका ये मतलब है कि लीप ईयर है। तो ये जो कैलेंडर 28 साल बाद फिर से यूज किया जा सकता है, यानी कि ये ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगर हम 28 में 28 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होगा फ्यूचर में। अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो सबसे पहले इसका जो ईयर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने कहा कि ईयर को डिवाइड करेंगे 4 से, अगर ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो मतलब लीप ईयर से ये 28 ईयर बाद रिपीट होगा। अगर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, अगर ये आ रहा है 1 या 2 आ जा रहा है, तो ये कितने साल बाद, ये 11 साल बाद रिपीट होगा। और अगर यही रिमाइंडर ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आ जा रहा है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कब रिपीट होगा। पास्ट में जाना तो आप बिल्कुल इसका उल्टा जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे a का क्यूब बटे b का क्यूब। अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है, a का क्यूब करेंगे, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.008 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.000, और 5 25 बच्चे 125 होता है, 125 हो जाएगा बटे, इसको देखेंगे तो ये 36 और 36 गुणे 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो ये हो जाएगा 0.216, और ये हो जाएगा 15 गुणे 15 क्या होता है, 225 होता है। और अगर 225 में 15 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3375, और इसको यहाँ पे हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.003375। इसको सबको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसके जितने भी ये पॉइंट्स है इसको हम हटाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 2 4 तो 6, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हमारा हो जाएगा 800 प्लस यहाँ हो जाएगा 125 बटे 21 डबल जीरो 216 के आगे 3 जीरो हो जाएगा। तो ये 1 2 3, यहाँ पे 1 जीरो और होगा, प्लस ये हो जाएगा 3375। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 1 2 5 बटे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 7 3, और ये 3 इस 6 में लूटेगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 2। चाहे तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 25 से कट जाएगा, आप चाहें तो इसको 25 से काट सकते हैं। ये हो जाएगा 25 3 75, और 75 गया तो ये यहाँ पे कितना बचा, 6, ये हो गया 62, 25 दूना 50, और बचा 12, 25 बच्चे 125। यहाँ से इसको 25 से काटेंगे तो ये 219 से 25 8 200 होता है, तो ये हो गया 8, यहाँ 19 बचा 193 हो गया, और 25 सत्ते होता है 175। यहाँ पे 193, 15 और 3 18 बचा है। अब यहाँ ये 7 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 187, फिर हो जाएगा 25 सत्ते 175, और बचा 12, तो ये हो जाएगा 125, 25 बच्चे 125 फिर से हो गया। अब इसको फिर से 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 यानी 25 से करेंगे तो हो जाएगा 25 1 25, और ये है 125, 25 बच्चे 125, यहाँ से फिर से 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 3 75, हमारे पास यहाँ बचा कितना 12, और ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे 12 बचा है तो ये हो जाएगा 127, तो 25 बच्चे 125 2 बचा, और ये हो गया 25 1 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो अब
इसको आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसको ये 3 से और कैंसिल हो सकता है, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 17 3 51, यानी कि 5/117। अब इसमें हम 5 को हम 117 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। 2 जीरो अगर लगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.0। अब ये 500 में 117 लगभग कितनी बार जा सकता है, 3 बार जाएगा लगभग। अगर ये 3 बार जाएगा तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.037। क्यों ये 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ये 25 में भी ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन सही हो सकता था, बट ये क्या दिख रहा है, ये तो इससे इसकी वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा दिख रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, ये डी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाएं अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर पर घंटा है और वैगई एक्सप्रेस जो है ये 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है। अगर बात करें कि इन दोनों, अगर हम मान लें कि इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी डी, ठीक है, और अगर इस एक की रफ्तार है 30, एक की रफ्तार है 80, टाइम इसको कितना लग रहा है, तेज कौन है, ये वाली जो है, ये वाली तेज है कितने मिनट से, 40 मिनट से, तो हो जाएगा 40/60। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 5/240 इक्वल टू 2/3। तो डी बराबर हो जाएगा 2/3 पूरे 240 डिवाइडेड बाई 5, यही हो जाएगा 3 8 24 80, हो जाएगा 16 बच्चे 80, 2 गुणे 16 यानी कि 32। हमारे पास ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा और बानु से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती है। अगर हम बात करें, ये है पूजा, ये है चारू और ये है बानु। इसको जो वक्त लगता है पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा समय लगती है। अगर इसको x मिनट लग रहा है तो यानी कि इसको इससे 3 गुना कम लगेगा। और अगर बानु इससे 2 गुना ज़्यादा, और बानु से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती है, यानी कि बानु जो है इसकी तुलना में 2 गुना कम लेगी, यानी ये हो जाएगी, ये इनके समय का अनुपात है, ठीक है। अब अगर बात करें कि इनकी जो एफिशिएंसी है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, यानी इनकी जो क्षमता है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि अगर इसको पूजा जो है इसको 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है, तो यानी इसकी एफिशिएंसी 3 गुना कम होगी, चारों की 3 गुना ज़्यादा होगी। तो इनकी जो क्षमता है उनका अनुपात हो जाएगा 1 2 और 3। अब अगर इनकी क्षमता का अनुपात 1 2 3 है तो इसको तीनों को मिलके कितना टाइम लग रहा है काम करने में, 2 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो यानी टोटल कितना काम था, 2 गुणे 1 + 3 + 2, क्योंकि तीनों ने काम किया है। तो जो पूजा है वो एक टाइम एक कितना यूनिट काम करेगी, 1 करेगी, और चारू 3 करेगी, और बानो क्या करेगी, 2 करेगी। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 2 5 6, यानी 12 काम था टोटल। अब हमें किसका बताना है, बानो को पूरा काम करना है। बानो कितना कर रही है, ये 2 काम कर रही है, तो टोटल काम कितना था, 12 था। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा, ये 6 घंटा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। ये कहें कि अगर पहले पाइप को x घंटे के लिए खोला गया तो दूसरे को x + 5 घंटे के लिए खोला गया, ठीक है। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक के लिए, पहले 5 घंटे अधिक खोला गया था, ये दूसरे को नहीं। उसके बाद अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए खुला रहा जितनी देर के लिए दूसरा पाइप, अगर दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक कि पहला पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा की आधी थी। ये कह रहे हैं कि पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा की आधी थी। यानी तो इनका क्षमता है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि पहले पाइप का जो रसायन वो आधा है, यानी कि इसकी क्षमता 1 होगी, ये है
फर्स्ट पाइप, ये सेकंड, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। टोटल इनकी क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब आधी थी, अगर दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो 17 घंटे में भर सकते हैं। अब ये जो 445 लीटर था, इसको भरने में इसको कितना घंटा लग रहा है, 17 घंटे। यानी कि 1 घंटे में कितना भर सकते हैं, इसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 और 17 पच्चे 85, यानी 1 घंटे में ये 25 लीटर भर रहे हैं। अब इस 25 लीटर में ये जो पहला पाइप है वो कितना भर रहा है, 1, और इसका 25 का 1/3 ये भर रहा है, और दूसरा पाइप क्या, दूसरा पाइप भर रहा है 2/3, क्योंकि अगर हम मान लें कि टोटल 3 था तो इसमें एक भर रहा है 2, ये दूसरी वाली पाइप 2 भर रही है। तो जो पहला पाइप है, फर्स्ट पाइप 25, अगर ये 1 घंटे 25 भर रहे हैं तो पहला पाइप कितना भर रहा है, मतलब कि 25/3 भरेगा, और दूसरा पाइप कितना भरेगा, 25/2 गुणे 3 भरेगा, यानी कि 50/3 भरेगा ये। अब पहला पाइप 25/3 भर रहा है 1 घंटे में, दूसरा पाइप भर रहा है 50/3। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, दूसरे पाइप, पहले पाइप से दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा। अब अगर इनकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे इसको पहले को कितना टाइम लग रहा था, x + 5 लग रहा था, ये हो जाएगा x + 5, और 1 घंटे में कितना भर रहा है, 25/3 भर रहा है। और दूसरा पाइप जो है ये कितना भर रहा है, 50/3 भर रहा है, और कितने घंटे के लिए खुला है, x घंटे के लिए 50/3, और ये किसके बराबर है, कितना टाइम इसको लग रहा था, टोटल कितना भरा गया है, 425 भरा गया है। अब यहाँ से इसका हम ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25x + 25 × 125 + 50x = 425 × 3। यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 75x = अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 5 = 15 के 5, 3 दूने 6, 7 और 4 × 3 = 12, 1275 हो जाएगा। अब 1275 से 125 अगर हम माइनस कर दें, ये कितना बचेगा, 0, 5, 1, 1150 बचेगा, यानी कि जो 75x है इसकी वैल्यू है 1150। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1150/75, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 4 = 115 और 25 × 6 = 150, ये 25 × 3 = 75, और ये देखेंगे अगर आ रहा है 15.33 के आसपास आ रहा है, लगभग 15, और यहाँ पे 15 कौन है, ये x की वैल्यू यही थी, यही दूसरा पाइप x घंटे में भर रहा था, ये 15a सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा, यहाँ सही से एक लाइन में लिख दिया है ऐसे, 1/4 + 1/4 + 1/4 - 1/4, कुछ इस तरह लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर हम इतने को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 16, यानी कि में से गया 15/4, और ये अगर 1/, में है तो ये उल्टा हो जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 4/15। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें ये 4 और जोड़ दें, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 4 + 4/15, ये हो जाएगा 15 × 4 = 60 और 4 = 64, 64/4, 64/15, ये 1 के अपोजिट में है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/4 प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/64 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 64 क्या ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास बचेगा 64 × 4, यानी कि 4 × 16, 4 × 24 और 1 25, 256 + 15, ये हो गया 64/6 5 11, 5 1 6 1 7, ये 2 64/71, यानी कि ये ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर Q P के 20% के बराबर है, अगर हमने माना P जो है वो 100 था, ठीक है,
ये P, तो Q कितना होगा, इसके 20% के बराबर है, 20/100 करेंगे इसका तो ये आ जाएगा P। Q कितना हो गया, 20 हो गया। R Q के 30% के बराबर है, ये R जो है, सॉरी ये R है Q के 30% के, Q 30 है, Q 20 है, तो 20 × 30/100 हो जाएगा, यानी R कितना है, 6 है। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। तो R कितना है, 6, तो R का 30% हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 30/100, ये 0 से 0 चला गया, 6 3 18 यानी 1.8। अब इसमें देखेंगे कौन सी वैल्यू 1.8 है। P का 1/6 पर 1.6% करेंगे तो P सब है, ये 16 आ जाएगा, ये गलत हो गया। अगर P का 0.6% करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। अगर P का 1.8% करेंगे ये 1.8 आ जाएगा, यही सही हो जाएगा। अगर 0.8 करेंगे 0.8 ही आएगी इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, PQR एक आयत है, ये PQRS एक आयत है जिसमें PQ = 2QR। जो PQ है 2QR के बराबर है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 है और इतनी की वैल्यू भी 1 ही है। क्यों? क्योंकि अगर इतने की वैल्यू 1 है तभी तो इस पूरे की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। और इसमें कह रहा जिसकी PQ से कम दूरी √3QR है, ठीक है। अब ये जो PQ है इसकी ये T से कम दूरी √3QR है। यहाँ पे अगर QR 1 है तो ये कितना होगा, ये पॉइंट अगर हम मान ले O है तो एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। क्यों? क्योंकि ये √3QR है, QR की वैल्यू 1 रखा हमने, ये √3 आ गया, ठीक है। अब बताना है कि ये M है जो है ये QT का मध्य बिंदु है, ये M QT का मध्य बिंदु। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी टोटल। अगर ये 2 है तो इसका आधा ये कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? सेकंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि TQ जो है ये 2 है तो MQ कितना होगा, 1 होगा, और TO कितना होगा, √3 होगा, और OQ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हमें बताना है QMR। अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल देखें, QMR जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल QMR में देखें, इसको हम अगर कहीं इधर ऐसे ड्रॉ कर सकें, तो क्वेश्चन से देखें तो QM की वैल्यू क्या है, QM की वैल्यू, यहाँ MQ की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू 1 ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। अब हमें बताना है इस एंगल की वैल्यू बतानी है। हमें ये एंगल पता है, क्यों, कैसे पता है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है तो ये 90 डिग्री होगा। दूसरे में अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये एंगल जो होगा ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये पूरा कितने का है, 120 का है, सॉरी 150 का है। अगर ये 90 है, इतना 90 है, ये 60 है, ये कितना हो गया, 150 का हो गया। अब इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, यानी अगर उसका हम x मान लें, दोनों को x है, तो x + 150 = 180 होगा। यहाँ से आ जाएगा 2x = 30 और x बराबर क्या आ जाएगा, 15। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 15 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों कि बैठाने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि अगर हमें जो 17 में से 9 को चुनना है तो इनको चुनने की जो प्रायिकता कह सकते हैं या तरीका होगा वो होगा 17C9, और दूसरे पंक्ति में 8 को बैठाना है तो इसका हो जाएगा पूरे 17C8, तो डायरेक्टली यही हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय कर लेती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। हम अगर ये माने कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी थी वो 3 समान दूरियां चल रही है, यानी कि उसके द्वारा चली गई दूरी को अगर हम d मान लें
तो ये 5 किलोमीटर से पहले चली, फिर दूसरी डी दूरी ये 10 किलोमीटर से चली, और तीसरी ये दूरी डी ये 15 की स्पीड से चली, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 55 मिनट, यानी 55/60। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 6D प्लस 3D प्लस 2D 30 इक्वल टू 55/60। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, इसको देंगे ये 2 6 3 9 और 2 11, ये हो गया 11D बराबर 55/2। यहाँ से आ जाएगा D बराबर 11 25 55 5/2। अब हमें जो है ये सिर्फ D है, D की वैल्यू, ये इसने टोटल कितना दूरी चला, यहाँ पे D चली थी, यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, यानी कि इसने टोटल 3D दूरी चली है। तो 3D की वैल्यू हो जाएगी 5/3 गुणे 5/2, यानी 15/2, यानी कि 7.5। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम व्यक्ति वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन मान लिया, हमने माना कि 8 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका औसत वजन हम मान लें कि x है, ठीक है। सबकी औसत का मतलब क्या होता है कि सबका बराबर है, x है। अब कह रहा है कि ये 54 किलोग्राम वाला व्यक्ति था, इसकी जगह एक और व्यक्ति आया, तो जिसकी वजह से ये 2.5 किलोग्राम सबका वजन बढ़ गया, यानी कि अगर इसका 2.5 बढ़ा होगा तो इसका भी बढ़ा होगा, टोटल ऐसे सबका 2.8 2.5 बढ़ा है। यानी टोटल वजन कितना बढ़ा, ये 8 थे, ये हो जाएगा 2.5 पूरे 8 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि ये टोटल 20 किलोग्राम बढ़ गया। 20 किलोग्राम बढ़ गया, क्यों बढ़ा 20 किलोग्राम, क्योंकि 54 की जगह एक आ गया था दूसरा व्यक्ति। अब नॉर्मली अगर ये 54 था तो सबका x था, ठीक है। अगर इसको हटा के दूसरा आया तो ये 2.5 बढ़ा, यानी जो नया व्यक्ति आया है उसकी वजन ये 54 से 30 किलोग्राम ज्यादा रही होगी, तभी ये 2.5 सबका बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का जो वजन होगा ये होगा 54/20, 54 प्लस 20 यानी कि 74। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 साल के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। अगर यहाँ पे देखें जो पहला पार्ट है उस पर टोटल कितने प्रतिशत के ब्याज मिल रहा है, 50% का, क्यों, क्योंकि 10% है और 5 साल के लिए। अगर दूसरे पार्ट पे देखें तो 9% है और 6 साल के लिए, यानी ये 9 छक 54% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि अगर अब देखें तो इनका जो रेशियो है, अब इनके कहने के हिसाब से ये है कि ये दोनों बराबर है। अगर हम ये मान लें कि इस पर दिया गया पार्ट कितना था, x था, ठीक है, इस पर दिया गया पार्ट क्या था, y था, और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x/y बराबर आ जाएगा 54/50। अब हमारे पास दिया हुआ है कि x + y की वैल्यू कितनी है, 104 है। अगर यहाँ से देखें, हम यहाँ से अपने इस क्वेश्चन से निकालें तो x + y की वैल्यू आ रही है 104 आ रही है, और 104 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 10,400 है, ये है 10,400। यहाँ से आ जाएगी एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी 100। हमें बताना किसका है, दोनों रकम बतानी है। तो पहली रकम कितनी थी हमारे अकॉर्डिंग, 54 थी, तो 54 वाली रकम कितनी हो जाएगी, 5400 हो जाएगी, और ये जो 50 वाली रकम थी हो जाएगी 5000 हो जाएगी। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और ये 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। अगर ये कह रहे हैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर है, इसको पार करने में 1 मिनट लग रहा है। सबसे पहले हम इसकी चाल मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 गुणे 5/18, 18×6 = 90, यानी कि ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको 1 मिनट लग रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया इसने ट्रेन में, 25 × 60, ये हो जाएगा 25 छक्के
25 छक्के 150 यानी कि हो गया 1500 मीटर इसने कवर किया टोटल। अब यहाँ पे 1500 मीटर टोटल कवर किया है। इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है, दोनों बराबर है। हमने मान लिया कि दोनों की x है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 1500। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 1500, x बराबर आ जाएगा 750। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वो 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह कितने घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही है। हम ये देखें तो इसकी कुछ टाइम, एक सेकेंड, कुछ टाइम के लिए इसकी जो स्पीड थी वो थी 15 और कुछ टाइम के लिए इसकी स्पीड थी 50 और इसको टोटल कितना टाइम घंटा लगा 5 और टोटल दूरी कितनी है 120। यानी इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल दूरी बदले टोटल समय, ये 120 में 5 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। यानी इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 24 थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका रेशियो निकाल लेंगे, इनके समय का रेशियो आ जाएगा एलिगेशन मेथड से। ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब टोटल इसको कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटा लग रहा था। हमें पता ना कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जो चल रहा था उसमें कितना टाइम लगा। तो टोटल इसका जो 5 घंटा है ये हो जाएगा 26 और 9 35। यहाँ हमारे हिसाब से यहाँ इसको टोटल कितना टाइम लगा, 35 लगा है। और हमें बताना किसकी वैल्यू है, 26 की वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा 5/35 गुणे 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 130/36। इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 65/18। इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर आप देखें तो 18×36, 18×3 54, 18×4 72। तो इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी। 3 और 4 के बीच में एक ही वैल्यू है, ये है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर दिसंबर 15 2005 शनिवार था तो दिसंबर 15 2004 कौन सा दिन था। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन दोनों के बीच 1 साल का तो गैप है, बट क्या कोई लीप ईयर है। लीप ईयर अगर देखें ये है 15 दिसंबर मान लें 2004। ठीक है, अगर हम 15 दिसंबर 2004 से चलते जाएं तो आएगा पहले फरवरी किसकी आएगी, फरवरी आएगी 2005 की, क्योंकि लीप ईयर है नहीं। तो हमें इससे 1 साल पीछे जाना है। तो एक ये जो दिन है, अगर ये शनिवार था तो ये एक दिन कम हो जाएगा। अगर हम कहें कि 2005 में शनिवार था तो 2004 में क्या रहा होगा, 2004 में शुक्रवार रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक दिन अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन कम होता है, अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन कम होता है। अगर हम किसी भी सन का अगर हम ले लें, अगर हम मान लें कि 2012 का 1 जुलाई जो है वो संडे था, 1 जुलाई संडे था, तो 2013 का जो 1 जुलाई होगा वो मंडे होगा। ठीक है, वैसे यहीं पे देखें तो यहाँ पीछे आएंगे क्योंकि ये शनिवार था तो शुक्रवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और खरीदार को लागत भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब एक खरीदार नकद भुगतान करता है तो कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। अगर इसका 100 था, इसने इसको 20% ज्यादा अंकित किया, यानी 120 अंकित कर दिया। अब इस पे इसने 10% की छूट भी दी है, तो 10% छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90/100 में बेचेगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12×9 108, 108 की आ गई, यानी 100 की थी 108 का बेच रहा है। फायदा कितने का हो रहा है, 8% का। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 अन्य गुणक 14 और 17 है। बड़ी संख्या कौन सी है। हमने माना कि इसका जो HCF था ये 25 है और LCM जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इसकी जो 2 गुणक है ये हो जाएंगे 14 × 17। अगर यहाँ से हम नंबर निकालना चाहें
तो एक नंबर क्या हो सकता है 14 गुणे 15 और दूसरा नंबर 25 गुणे 14 और दूसरा नंबर हो सकता है 25 गुणे 17। तो इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू होगी 25 गुणे 17 वाली होगी, जाहिर सी बात है। तो हो जाएगा क्योंकि 17 बड़ा है तो ये हो जाएगा 25 गुणे 17, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 425, यही सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अगर y x से 20% अधिक है, अगर हमने मान लिया कि ये जो x है ये 100 है तो y कितना है 120 है, ठीक है। तो x y से कितना प्रतिशत कम है, x y से कितना कम है 20 कम है, क्योंकि y 120 है तो x कितना है 100 है, ये 20% से कम है। 20 कम है तो प्रतिशत में कितना कम हो जाएगा 20/120 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया यानी कि 1/6। अब 1/6 का अगर प्रतिशत में देखें तो कितना होगा 1/6 गुणे 100 यानी 50/3, 50/3 की वैल्यू आ जाएगी 16.66। अगला क्वेश्चन है एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लेने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी, तो बदले गए सदस्य और नए सदस्य की उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। हमने ये माना कि एक नए सदस्य को लेने के बाद पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी कि 3 साल पहले थी। हम ये मान लें कि उनकी 5 साल पहले औसत आयु रही होगी x, तो ये थे टोटल 5x थे, 5 लोग थे तो उम्र कितनी होगी 5x हो गई। अब 5 साल बाद इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, अगर ये x थी 5 साल पहले तो अब कितनी होगी x + 5 हो जाएगी, सॉरी नहीं 3 साल बाद ये हमें बताना है, तो x + 3 हो जाएगी। अब x + 3 अगर ये हो गई तो टोटल उम्र इनकी कितनी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी भी 5 ही लोग हैं, तो ये हो जाएगा 5x + 15। अब ये 15 एक्स्ट्रा आ रहा है, यही 15 जो हो जाएगा इन जो पहले वाला व्यक्ति था और अब वाले व्यक्ति की आयु का अंतर हो जाएगा। इसी की वजह से ये जो 3 साल बढ़ा था, 3 साल बढ़ने के बाद भी जो औसत है वही रह गई है इसी 15 की वजह से, यानी ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के अंक कितने दिए गए हैं, हमें इसका अंकों का माध्यिका बताना है। सबसे पहले इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे, तो सबसे इसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ये हो जाएगा सबसे छोटा है क्या 69, 69 के बाद आ जाएगा हमारे पास 73, तो उसके बाद आ जाएगा 78, उसके बाद आ जाएगा 79, 79 के बाद आ जाएगा 85, 85 के बाद आ गया 86, 86 के बाद आ जाएगा 96, फिर 97 एंड 100, 96, 97 और 100। ये इसके अंक हैं। अब देखें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1 मिनट कोई और एक अंक छूट गया है। यहाँ पे 96 2 बार है, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक और 96 हो जाएगा, तो टोटल कितने अंक हो गए 10। अब हमें जो माध्यिका बतानी होती है अगर उसके अंक जो है अगर वो विषम है, अगर मान लो विषम 9 होते तो 9 + 1/2 कर देते, ये 5वां अंक हो जाता है। बट अगर सम होते हैं तो हम दोनों बीच का अंक लेते हैं। अगर यहाँ 10 है तो हम यानी कि 10 का आधा क्या होगा 5, और 5वां और छठा ले लेंगे, 5वें छठे पे क्या आएगा ये 85 और 86 आएगा, क्योंकि 4 अंक इधर इसके भी बराबर है और 4 अंक इधर इसके भी बराबर है। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। कभी यहाँ बीच में अगर 2 आ रहे हैं तो हम माध्यिका क्या लेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 85 + 86/2, ये हो जाएगा 6, 5, 11, 8, 8, 16, 1, 17, 171/2, 171/2 कौन सा है ये 85 + 5 ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 3 रुपये 8 पैसे हो जाए। हमारे पास था 3 रुपये 20 पैसे वाला, यहाँ पे था 2 रुपये 90 पैसे वाला, ये ए है ये बी है, इसको मिला के कितने का बना दिया हमने 308 का बना दिया। इसको एलिगेशन से इसका रेशियो निकालेंगे, ये 290 है 308 है, इसका ये 18 हो जाएगा घट के, और ये हो जाएगा 12,
6 से कट जाएगा, ये 3 और 2 का अनुपात आ जाएगा, 3 और 2 का यानी अनुपात, ये सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 30 दिन में सीख सकता है। अगर वो 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक कितने दिन में सीखेगा? अगर हम टोटल सबक कितनी हो गई, अगर ये 3 घंटे में इसको 20 दिन लग रहे हैं तो 3 गुणे 20 हो गई। और अगर ये अब ये टोटल सबक हो गया, अगर ये एक दिन में 4 घंटे पढ़ पाए तो कितने दिन लगेंगे? इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 20 यानी 5 दिन 15 दिन लगेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, P ब्रैकेट A इक्वल टू 1/2 और P B बाई A इक्वल टू 1/3 हमें बताना है, P और B वैल्यू बतानी है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है P A इक्वल टू 1/2, P B बटे A इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। हमें बताना है P A और B। P A और B का मतलब होता है P A इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में पीछे बता चुका हूँ क्या होता है। अब और इसका P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होती है P A इंटू P B बटे A होती है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें P की A की वैल्यू दी हुई है 1/2 और P B बटे A की वैल्यू 1/3 दी हुई है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। ये P का मतलब होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर A की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, B बटे A की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो P A और B की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया, उसे समान अर्धव्यास के आधार वाले समशंकु बना दिया गया, ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? समगोलाकार सिलेंडर था तो हमने मान लिया कि ये है 2πr², इसकी त्रिज्या बराबर है। अगर पहले की ऊंचाई को हमने मान लिया L, ठीक है, तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है πr²। इसको हमने बना दिया क्या? एक शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है। अगर यहाँ से देखें और अगर इसकी ऊंचाई को हम मान लें कैपिटल L, ठीक है, तो ये हो गया πr² कट गया, यहाँ से आ गया L बटे कैपिटल L की वैल्यू 1/3। यहाँ से नॉर्मल ऊंचाई पहले कितनी थी? 1 थी, और कितनी हो गई? 1, ये 3 हो गई। कितनी बढ़ी? 2 बढ़ी। कितने पे? पहले 1 थी, अब बढ़ के 3 हो गई, यानी बढ़ी 2 है। तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये हो जाएगा 2/1/100, यानी ये 200% बढ़ गई है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या रूट संख्या? रूट संख्या का मतलब होता है वो संख्या, यानी अभाज्य संख्या जिसका 2 फैक्टर एक हो और दूसरा वो संख्या खुद हो। 47 देखें तो यही इसका कोई और फैक्टर नहीं 47 के अलावा। 51 का है, 17 × 51 होता है, 13 × 39 होता है, 9 × 27। ये तीनों गलत हो जाएंगे, हमारे पास ये 47 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्विन ने 3 किस्मों की समान संख्या में कंगन खरीदी जिनकी कीमत प्रति नग 30, 35 और 65 रुपये है। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपये खर्च किए। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे? ये समान संख्या में खरीद रहे हैं, हमने माना कि प्रत्येक प्रकार के इन्होंने x कंगन खरीदा, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 35x प्लस 65x, और टोटल कितने रुपए लगेंगे? कितने रुपए लगे? 1690 लगे, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ लें तो ये हो जा रहा है 30 और 35 और 65 हो गया 100, और ये हो गया 130 हो गया 130। x इक्वल टू 1690। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1690 बटे 130। यहाँ से 0 से 0 कट गया, और 169 13 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 13। यानी इसने सभी प्रकार के 13 कंगन खरीदे। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।